Okay guys, let's begin with the activity. तो आज हम शुरुआत से कर रहे हैं इस चैप्टर को, इसका नाम है एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड समग्र मांग होता क्या है। जनरली कहा जाता है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो सम है किसका, ऑल एक्सपेंडिचर, उन सभी खर्चों का। एग्रीगेट डिमांड क्या है, सम है उन सभी खर्चों का जो किस पे किया जा रहा है, ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज के कंजप्शन पे हम जो भी खर्च कर रहे हैं, अगर हम उस सभी खर्च का सम कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एग्रीगेट। The question is that कि ये जो है वो कब खर्च किया जाएगा, ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, एक वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च किया जाएगा। कहाँ पर खर्च किया जाएगा, इन एन इकोनॉमी में खर्च किया जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि एक इकोनॉमी में एक साल के दौरान जितना भी पैसा गुड्स एंड सर्विसेज के कंजप्शन पे खर्च किया जा रहा है, अगर आप उस सभी खर्च का टोटल कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एग्रीगेट डिमांड मिल जाएगा। ठीक है कृष्णा, वो कह रहा है कि अगर एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक अर्थव्यवस्था में होने वाले सभी व्यय जो किस पर किए जा रहे हैं, वस्तु तथा सेवाओं के उपभोग पर, अगर उन सभी व्ययों का योग कर लिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, एग्रीगेट डिमांड मिल जाएगा। ठीक है, साथ में एक पॉइंट लिख लेंगे क्या कि एग्रीगेट डिमांड जो होता है उसके हमसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स के बेसिस पर वो हमसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करा रहा है। तो आप सीधा याद रखें कि अगर उसने टू सेक्टर इकोनॉमी कहा है, टू सेक्टर इकोनॉमी कहा है उसने, तो हम ये मानेंगे कि एडी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर वो फोर सेक्टर इकोनॉमी कह रहा है, फोर सेक्टर इकोनॉमी कहा है उसने, चार अर्थव्यवस्था कहा है, चार क्षेत्रों वाली अर्थव्यवस्था, तो कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस x माइनस m। ठीक है, तो ये याद रखेंगे जरूर। अगर वो टू सेक्टर स्पेसिफिक करें तो आप यूज करेंगे, जब वो कुछ भी स्पेसिफिक नहीं करें तो हम फाइनली इसकी तरफ चलेंगे अगर वो हमसे कंपोनेंट्स। ठीक है, ये पता है ये खर्चे किसके द्वारा किए जाते हैं, ये सब पता है आपको, किस किसके द्वारा बोलो। अगर हम बात करें बेटा इकोनॉमी के फोर सेक्टर होते हैं, चार क्षेत्र होते हैं, फोर सेक्टर्स, जिसमें सबसे पहले कौन आता है, हाउस होल्ड आता है। अब हाउस होल्ड को जनरली कहा जाता है ऑनर ऑफ किसका, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहा जाता है, मालिक को कहा जाता है किसका, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा ये भी कहा जाता है कि जो कुछ भी खर्चा कर रहे होंगे, जो कुछ भी एक्सपेंडिचर कर रहे होंगे वो किसका पार्ट माना जाएगा, कंजप्शन का पार्ट। ईद का चांद हो गया, इसका पार्ट माना जाएगा, कंजप्शन का पार्ट माना जाएगा। चलिए, तो इनके द्वारा किए गए खर्चों का किसे नोट करोगे, सी से नोट करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोडक्शन सेक्टर। इसमें क्या शामिल की जाएंगी, इट्स के अंदर सभी प्रोडक्शन यूनिट शामिल की जाएंगी, सभी प्रोडक्शन यूनिट, वेदर दे आर द प्राइवेट, चाहे तो वो प्राइवेट है या वो क्या है। तो बेटा इनके द्वारा किया गया जो भी खर्चा होता है, जो भी एक्सपेंडिचर होता है, वो सभी किसका पार्ट माना जाता है, इन्वेस्टमेंट का, और उसे डिनोट किससे किया जाता है, कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट जनरली क्या ऐसी यूनिट जो किसके लिए वर्क करती है, सोशल वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं, जो समाज के लिए वर्क करती है, हम ऐसी यूनिट की बात कर रहे हैं। तो इस यूनिट के द्वारा किए गए जितने भी खर्चे होंगे, जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे, वो सभी क्या किस नाम से जाने जाएंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से जाने जाएंगे। और इनके द्वारा किए गए खर्च को आप किससे डिनोट करेंगे, जी से। उसके बाद आपका फोर्थ सेक्टर आता है जिसे आप फॉरेन सेक्टर कहते हैं। और फॉरेन सेक्टर के अंदर बोला जाता है कि इट इंक्लूड्स, दो चीजों को शामिल करता है ये, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को शामिल करता है। किस चीज का, गुड्स और सर्विसेज का। और इसमें जो भी हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो इसमें जो एक्सपेंडिचर होता है उसे आप डिनोट करते हैं नेट एक्सपोर्ट से। इससे डिनोट करते हैं नेट एक्सपोर्ट, जो कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट से बना होगा। और इन सभी का ही सम हमारा क्या बन जाता है, एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट्स बन जाते हैं, एग्रीगेट डिमांड बन जाते हैं जब हम इन सभी का सम कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एग्रीगेट डिमांड के ग्राफ की, एग्रीगेट डिमांड के कर्व की, तो एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व होता है, अगर सेंटर से कोई लाइन जा रही है दैट इज इनकम, जो हमें 45 डिग्री का एंगल बनाती है, और कुछ जगह को छोड़कर जो लाइन खींच रही होगी, जो लाइन जा रही होगी, वो एग्रीगेट डिमांड को रिप्रेजेंट कर रही है। ये आपका एग्रीगेट
आ गया, एक्सपेंडिचर के नीचे आया डालिए सी। हाउस होल्ड के द्वारा किए गए खर्चों को सी से डिनोट किया जाता है। आगे चलेंगे कंजप्शन फंक्शन की तरफ। क्या है कंजप्शन फंक्शन? जो है एक फंक्शन है जो हमें रिलेशनशिप को बताता है, किसके बीच की? बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन। इनकम और कंजप्शन के बीच के रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे? कंजप्शन फंक्शन कहेंगे। डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट करते हैं C इज इक्वल टू F ब्रैकेट Y से। कैसा रिलेशनशिप शो करता है? पॉजिटिव रिलेशन शो करता है। पॉजिटिव रिलेशन मतलब अगर इनकम बढ़ेगा तो कंजप्शन भी बढ़ेगा, इनकम घटेगा तो कंजप्शन भी क्या होगा? घटेगा। ठीक है। एग्जाम्पल देख रहे हैं हम। इनकम 0 से स्टार्ट हो रही है तो इस लेवल पे हम 20 खर्च कर रहे हैं। इनकम 0 से बढ़कर 50 हुई, हमारा खर्चा 60। इनकम बढ़कर 100 हुई, खर्चा हमारा 100, ये 140 और ये 180। तो एक बात पता चल रही है कि जस्ट जिस लेवल पर इनकम 0 है, कंजप्शन 20 है, उस लेवल को हम डिनोट करते हैं किस नाम से? ऑटोनोमस कंजप्शन के नाम से, जिसे सी बार से भी डिनोट किया जाता है, जिसे स्वायत्त उपभोग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वायत्त उपभोग। तो स्टार्टिंग के जो 2 पॉइंट होते हैं इनको इंडिपेंडेंट माना जाता है, या इस लेवल को जो आपका फर्स्ट लेवल है आप इसको इंडिपेंडेंट मान सकते हैं, क्योंकि इसका इनकम के साथ कोई भी संबंध नहीं देखने को मिला। ये जो फर्स्ट लेवल था आपका, ये इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम था। इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम का मतलब कि इनकम नहीं है फिर भी कंजप्शन हो रहा है, जबकि कंजप्शन क्या होना चाहिए था? 0 होना चाहिए था। लेकिन अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपका कंजप्शन बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, कंजप्शन भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एक लेवल ऐसा है जहां पर इनकम बराबर किसके है? कंजप्शन की। जब इनकम बराबर कंजप्शन होता है तो इस लेवल पे सेविंग 0 होता है, जिसका नाम हम क्या लिखते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें आप देख रहे होंगे इनकम ज्यादा होता है, कंजप्शन कम होता है। तो ये लेवल वो है जो किसके ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है? इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये भी, लेकिन ध्यान रखिए ये वो लेवल था जो इंडिपेंडेंट था, उसके बाद जो लेवल है वो डिपेंडेंट चल रहे हैं। ठीक है। अब इसका हम ग्राफ डिनोट करें।
देखो जीरो इनकम है बेटा, अब जीरो इनकम पे आपने कितना खर्च करा है 20, तो यहाँ से हमारा सी बार स्टार्ट हुआ। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ रही थी कंजप्शन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन कंपैरिजन में देखा जाए जितना चेंज कंजप्शन इनकम में हो रहा है, कंजप्शन में हमेशा उससे कम चेंज होता है, ना कि उसके बराबर, ना ही उससे ज्यादा। इनकम में कितने का चेंज हुआ 50 का, कंजप्शन में कितने का चेंज हुआ 40 का। तो इनकम में ज्यादा चेंज है और कंजप्शन में कम चेंज है। अगर मैं सेंटर से इनकम बना रहा हूं तो जरूरी नहीं है कि कंजप्शन में उसी तरह से जाएगा, कंजप्शन थोड़ा डाउनफॉल होकर जाएगा, क्योंकि दोनों में होने वाला चेंज क्या है, डिफरेंट है। तो ये है आपका कंजप्शन जो यहाँ पे टकरा रहा था, इस लेवल को आप बोल सकते हैं इनकम इज इक्वल टू किसके, कंजप्शन। ठीक है, सी की इक्वेशन क्या होती है, सी बार प्लस बी वाई। कितने लोगों को नहीं पता थी ये, पता है सी बार वाली इक्वेशन? अब देखो सी बार वाली इक्वेशन को जब हमने कुछ पेपर सॉल्व करे तो उसने इसको कुछ अलग तरीके से लिखा। उसने इस वाले सी बार को लिखा ऑटोनोमस कंजप्शन, और उसने इस वाले पोर्शन को किस नाम से लिखा था, उसने इस वाले पोर्शन को इंड्यूस्ड कंजप्शन के नाम से लिखा था। क्या डिफरेंस है दोनों में, ऑटोनोमस और इंड्यूस्ड में? ऑटोनोमस मतलब यहाँ पर इस कंजप्शन का इनकम के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता, लेकिन इस वाले पोर्शन में इनकम का कंजप्शन के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव होता है। ये बात याद रखिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें सी बार किसको डिनोट कर रहा है, सी बार हो गया आपका ऑटोनोमस कंजप्शन। बी किसको डिनोट कर रहा है, बी डिनोट करता है एमपीसी को। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। वाई किसको डिनोट करता है, इनकम को। और कौन सी इनकम, नेशनल इनकम। याद रखिए प्राइवेट इनकम नहीं होती है कभी भी, ठीक है। इसका इस्तेमाल क्या है, क्वेश्चन आते हैं इसके इस इक्वेशन से हमारे एग्जाम में बहुत सारे, हमसे वो करवाता है। वो कहता है कि सी बार है आपके पास 200 और आपको एमपीसी दिया हुआ है 0.8 और इनकम की वैल्यू है 1500। आप कंजप्शन कैलकुलेट करेंगे, क्या हम कैलकुलेट कर पाएंगे? इक्वेशन हमारे पास सारे वैल्यूज गिवन है, चलो लिखो जल्दी से। तो दोस्तों इंदिरापुरम पे हमारी पार्टनरशिप स्टार्ट हो गई है, कब से, 1 अप्रैल से। और इंदिरापुरम में जो कोचिंग सेंटर उस पे हमारे जेएमडी का नाम आ जाएगा। कौन सा कोचिंग सेंटर? पार्टी में क्या तो आप ले लेते, फेस को इस पे रखूंगा मैं, शेयरिंग में रखूंगा, मतलब हैंडल में करूंगा, फ्रंट में इसको रखूंगा। उस पे कौन सा है, कौन सा है? अब वही जो दिखाया, वही जो देखा था। अभ्यास ट्यूटर वही वाला कोर्स। अच्छा, मतलब उस पे क्या कहते हैं, हाँ क्या रिसेप्शन का सर रहेंगे। नहीं रिसेप्शन के लिए तो रिसेप्शनिस्ट रखी जाएगी। अच्छा हेड टीचर, हाँ जैसे वहाँ के सारे जिम्मेदारी का काम, रिस्पांसिबिलिटी करने से पहले मुझसे पूछ लीजिए। हमारी तो चलिए सी बार सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी बाय, और उसे नहीं बैठाएंगे रिसेप्शन पे, जो तुम खांस रहे हो तुम वेरी फॉरगेट, क्योंकि उसे बैठाएंगे तो कोचिंग डुबा देगी हमारा, कोई और बैठाएंगे। तो सभी के साथ नंबर शेयर कर देंगे। बेटा इसे इंटू करो कितना है, कैसे कैसे? 75 इंटू ये 900 आ रहा है। हां तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 1000। देख ले कंजप्शन का ग्राफ का सब कुछ है, ठीक है। चलो नहीं एमपीसी निकाला कंजप्शन अब तुम संडे मार्केट में स्पेस दिलाओ मुझे, वहां पे हम एक और डाल देंगे, ठीक है। मार्केट चाहे संडे मार्केट में एक हॉल ही क्यों ना मिल जाए, हॉल ही दिला दो वापस, बस एक हॉल ढूंढ के लिए काफी दे ढूंढ के दे तू समीर, अब तूने बोल दिया ना मिल जाएगा, ढूंढ। संडे मार्केट में देना भाई, और ये इसी के आसपास होना चाहिए, ये इसी के आसपास पहल का वही मचाना है मुझे सामने दिला सामने दिला भाई, तैयार सामने दिला, हम तैयार हैं, दिला दिलवा मांगू भी दुकान खाली मैं सामने तैयार हूँ, सभी सामने ही लूंगा, चाहे कितना भी रेंट बोले। सोल्यूशन देखता हूं। हाँ ऊपर वाला फ्लोर दिला दे पूरा। नहीं देगा सर। ये क्या शो करता है बेटा, एक ऐसा फंक्शन है जो आपको रिलेशनशिप शो करता है, और कॉन्ट्रैक्ट रेडी करना है मुझे इन लोगों के लिए, परेशान हो रहे हैं लोग। सेविंग एंड
इट इज अ फंक्शन व्हिच शोस द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। कैसा रिलेशनशिप, इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू f और रिलेशनशिप कैसा है बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिलेशनशिप है। एक हफ्ते से परेशान थे, बात करेंगे कल मुझे बुलाया सर बात करनी है, ना करो, वो कह रहा है तो कुछ कभी कुछ कह रहा है कभी कुछ कह रहा है। मैंने सीधा बोला मैंने कि बताओ पार्टनरशिप करनी है कि नहीं, बात करनी है तो ठीक है, नहीं करनी तो नहीं। ये वाले सर ना हाँ, कुछ सामने वाला जो बताइए कुछ बात ही नहीं कर रहा था, उससे घुमा ही रहते बात को आपस में। मैंने कहा पार्टनरशिप करनी है कि नहीं करनी, सीधा बोलो नहीं तो हम तुम्हारे सामने को कोचिंग डाल देंगे। वो कहते हैं क्या क्या रखोगे, मैंने कहा इक्वल से रखो, खर्चा भी इक्वल, प्रॉफिट भी इक्वल, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो उसने 15 मिनट सोचा, तो कहता ठीक है सर कर लेते, मैंने कहा बढ़िया, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन। देखो ये वो पोर्शन है बेटा जिसको आप नेगेटिव सेविंग मतलब डिस सेविंग के नाम से कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पैसे सेविंग से यूज किए जा रहे हैं। और ये पोर्शन बेटा भी मैंने क्या लिखाया था पीछे, ब्रेक इवन पॉइंट लिखा था। ये पोर्शन अगर आप देख रहे हैं तो बेटा इसे सेविंग वाला पोर्शन कहते हैं, क्योंकि इस पोर्शन में इनकम ज्यादा है और इस पोर्शन में इनकम सही था, मैंने क्यों काटा था, ठीक है। तो ये है बेटा डिस सेविंग, ये है सेविंग और ये क्या है ब्रेक पॉइंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद अगर हमसे इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू एस बार प्लस 1 माइनस बी वाई, और एक और करके होती है s इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस डी। मतलब हम इसे s बार से भी निकाल सकते हैं और हम इसे c बार से भी, ठीक है। s बार से क्यों, अगर मैं सेविंग का टेबल लेकर चल रहा हूँ तो देखो उसमें ऑलरेडी क्या शामिल है, नेगेटिव शामिल है, लेकिन अगर मैं कंजम्पशन ले रहा हूँ तो यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, इसलिए जब मैं इस वैल्यू को लूंगा तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना अगर एग्जाम में ऑटोनॉमस कंजम्पशन दिया हुआ है तो मैं उसके आगे क्या लगा दूंगा, माइनस लगाऊंगा अगर मैं सेविंग निकाल रहा हूँ। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि मैंने आपको ऑटोनॉमस कंजम्पशन दिया 150 और साथ में b की वैल्यू दी है 0.75 और आपको y दिया है 2000। आपको सेविंग भी कैलकुलेट करना है और आपको कंजम्पशन भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इसकी तरफ चलेंगे, सेविंग की तरफ देख लो क्वेश्चन फिर आप कर लेना। अब हम यहाँ पे देखो क्या थे s बार, तो मैं ये वाली इक्वेशन लेता हूँ, s इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। सी बार कितना बेटा, माइनस का 150 प्लस 1 माइनस बी की वैल्यू कितनी 0.75, y की वैल्यू कितनी 2000। अब b की जगह पर वो आपको क्या लिख कर दे सकता है, MPC भी लिख कर दे सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे माइनस 150 प्लस इसे सॉल्व करेंगे 0.25 इंटू 2000 से इंटू करेंगे तो कितना आना चाहिए, माइनस 150 प्लस 25 को 2 से करेंगे 50, 500 आना चाहिए, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आना चाहिए 350, ठीक है। और अगर नहीं 350 क्यों आया, क्यों वो 50 लिखो ना भी 50 चलिए। इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है। इनकम कितनी 2000, कंजम्पशन में नहीं पता, सेविंग 350 माइनस कर देंगे तो 1650 इज इक्वल टू क्या, छाप लीजिए, छापे फिर क्वेश्चन करके उठाएं, फिर ये खत्म हो जाएगा हम आगे चलेंगे।
भानु तुम्हारे इधर कोई सरस्वती क्लासेस है कृष्णा? यादव चौक की तरफ है। सब चीज याद है, चौक की तरफ ही क्यों है तेरे? चलो इस बार यादव चौक पे खाते हैं कुछ पैसे। दो चीज से कुछ अलग याद है। ये यादव चौक पे रहता होगा। हाँ मैं शनि बाजार में रहता हूँ। तो इतना दूर तो नहीं सकता। लो किसको जाना आना होता रहता किसको है। हैं? पता है? देखना नहीं चला याद है चौक कहाँ है सर। लोधी चौक का पता नहीं है। लोधी लोधी चौक बिना पता मुझे लोधी इधर चौक नहीं, है। पेंती है कि यहाँ से लोधी बस चौक सामने यहाँ- से नहीं निकलता तो बाइक से। अबे लोधी को है चौड़ा वाला रोड पार करता है, टी पॉइंट आता है ना, इधर को निकल जाते हैं, ऐसा बड़े बड़े वही लोधी चौक। वो लोधी चौक। ट्रांसफार्मर वाला। हाँ वो अमित लोधी की चौक अमित की दुकान है। अमित की दुकान यहाँ पे है, लोधी चौक भी का है। वो चौक जो बनाया ना वो लोधी चौक है, जो 4 रस्ते से जाता है लोधी चौक। और जब इधर चाय आगे तो इधर एक आता है उसकी दुकान जहाँ से देखूँ वहाँ साइड के नाम पे तो वैसा है दैट नहीं वो उधर कोई मंगल बाजार की तरफ। लोधी चौक। क्या क्या पूछ 3 घंटे में 1 लाख रुपए का नुकसान है उसका। कॉन्ट्रैक्ट से इतना नहीं है, 3 घंटे में कई लाख का नुकसान करवा रहे हो। तो नुकसान हो गया ना भाई, वो दुकान पे यहाँ आ गया। नुकसान नहीं है, इसकी जगह चार्ज ही लेंगे। हाँ ठीक है। वो भाई तो पैसे तो इस्तेमाल ये लेता। बेटा है जो काउंटर पे बैठा है। माल इधर से आ रहा है, माल उधर से आ रहा है। नहीं मेरे जो 4 आगे पीछे होंगे, लाओ बाबूजी लाओ सवाल लाओ। ये होगा ये होगा। भाई एक गुस्ताखी करी इन लोगों ने। इसमें क्या बोल रहे हो आप निकालने के लिए? हो गया पहला हो गया। So sad. ये रह गया बस, ये क्या है? अरे ये कुछ ना है, छोड़ मत पढ़। अच्छा बेटा आया, इसका आंसर नहीं आया। हाँ रुक क्या जाओ है? सर। एस आया पहले वाले का 275 और सी आया 1225। ठीक है। कई बार निकाला। एमपीसी लगा देना इसमें। नहीं पर सेविंग का ले रहा हूँ। MPS सेविंग का ले रहा हूँ तो एमपीएस आऊंगा। वो जा मगर रे अरे यार ये वाला हमारा फॉर्मूला ये वाला। हाँ बस चलिए आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं आपको सेकंड वाला कराता हूँ, फर्स्ट वाला आप कर लेंगे खुद से, क्योंकि फर्स्ट में सारी वैल्यू सेम दी गई है, कुछ नहीं करना है। आपको सेविंग निकालना है तो s इज इक्वल टू ऑटोनोमस सेविंग दिया था तो s बार लेंगे प्लस 1 माइनस b बाई, अब याद होना चाहिए 1 माइनस b को हम एमपीएस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सीधी वैल्यू पुट करेंगे, माइनस का 250 था और इसकी वैल्यू 0.35 थी और इनटू करना है 1500 से, सॉल्व करके आप सेविंग निकाल लेंगे। जब सेविंग आ जाएगा तो इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है। इनकम में से सेविंग माइनस करेंगे तो आपका क्या निकल कर आएगा? कंजम्पशन निकल कर आएगा। ये पहला क्वेश्चन हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलें तो s इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन है तो माइनस c बार प्लस 1 माइनस b y लिखेंगे। c बार दिया है माइनस का 350 प्लस b दिया है 0.8, 1 माइनस 0.85, y की वैल्यू है 1500 माइनस 350 प्लस 0.15 इंटू 1500। अब जब आप 15 को 15 से इंटू करेंगे तो यू गॉट द 225 और सॉल्व करेंगे तो माइनस का 125। सेविंग आ चुका है। इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है, आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है भाई, लिख लीजिए जिसने मैंने सॉल्व करा, जल्दी से सॉल्व करें। उर्दू भी चैप्टर बस एपीसी एमपीएस वगैरह करो। बात करते हैं एपीसी की। एपीसी हमें शो करता है रेशियो को किसके बीच का? एक्चुअल कंजप्शन एंड एक्चुअल इनकम।
वास्तविक उपभोग और वास्तविक आय के बीच के अनुपात को आप एपीसी कहते हैं और एपीसी का फॉर्मूला C/Y। C/Y। अब आपसे पूछा जाएगा कि एपीसी की मिनिमम वैल्यू क्या है और एपीसी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, क्या मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। तो बता सकता है कोई कि मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है एपीसी की और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। मिनिमम मैक्सिमम तो 1 हो सकती है एपीसी और मिनिमम 0 0 to 1 इंफिनिटी। वही मैं कह रहा था 0 से इंफिनिटी ने 1 बोल दिया, वरना कृष्णा बोल रहा था, कृष्णा बोल दिया तो कृष्णा ही गलत हो गया। माफ कर दो। ये मैंने कहीं पढ़ा था ये होता है। वो तो दूसरे की होती है एमपीसी और एफपीएस में होता है 1 और 0। किसी होता है और बच्चों ये क्यों हुआ? देखो एपीसी का फॉर्मूला C/Y। पहला लेवल याद है जहां पर 20 कंजप्शन था और इनकम 0 थी, तो आंसर क्या आएगा? दैट्स व्हाई वी हैव अ मिक्स इनफिनिटी वैल्यू ऑफ मिक्स। कंजप्शन की वैल्यू एपीसी की वैल्यू 0 लेवल ऑफ इनकम पर मैक्सिमम होती है और इसकी वैल्यू अगर कोई लिमिट पूछता है कि किस लिमिट में लाई करता है तो इसकी जो लिमिट बनेगी वो ये बनेगी कि एपीसी की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी या इक्वल हो सकती है लेकिन इनफाइनाइट से लेस देन और इक्वल। ये बीच की लिमिट्स हो गई कि भाई ये लोअर लिमिट हो गई इसकी और ये क्या हो गई इसकी मैक्सिमम। 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग भी हो सकती है, इंफिनिटी भी हो सकती है और इंफिनिटी से छोटी भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एपीएस की। एपीएस भी क्या शो करता है? एपीएस शो करता है रेशियो इसके बीच का एक्चुअल सेविंग एंड एक्चुअल इनकम का। फॉर्मूला क्या है इसका? APS is equal to S/Y। अब हमसे फिर से पूछेगा इसकी मिनिमम वैल्यू और इसकी मैक्सिमम वैल्यू, कोई बताए जल्दी से। ये तो माइनस में भी होता होगा और क्योंकि सेविंग है। नेगेटिव होती है -20 से माइनस नेगेटिव टू नेगेटिव 0 से इंफिनिटी टू इंफिनिटी बताइए बताइए। 0 इंफिनिटी टू इंफिनिटी। लेकिन वो तो -20 APS is equal to -20/0 क्या करूंगा? मैक्सिमम 1 कैसे? एक लेवल ऐसा था जिसपे इनकम किसके इक्वल थी? कंजप्शन थी ना? हां नहीं, यहाँ पर मैक्सिमम लेवल चेक करो। सेविंग क्या होगी? 0 0 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 0। ये 1 से छोटी हो सकती है, लेस देन हो सकती है। ठीक है, चलो इसकी जो लिमिट होगी वो क्या होगी देखो जल्दी से। एपीएस की जो वैल्यू है वो -इनफिनिटी से बड़ी होकर इक्वल होकर लेकिन छोटी रहेगी किससे? 1 से। तो मैक्सिमम जो वैल्यू है उसे इक्वल ना लिख करके क्या लिखेंगे? लेस देन 1 लिखेंगे। 1 से छोटा रहेगा, कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि इनकम कभी भी सेविंग के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, ये लिखो जल्दी से। बीच में कपड़ा वो करता है ना कंजप्शन इस वजह से। हाँ, कंजप्शन होता है। ये भी देख लो फिर साथ में लिख लेना। चलो एमपीसी क्या शो करता है बेटा? एमपीसी क्या शो करता है? एमपीसी रेशियो है इसके बीच का चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन इनकम के बीच का। फॉर्मूला क्या है इसका? एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। इसकी मिनिमम वैल्यू और इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताएं। मिनिमम वैल्यू और एक्स मैक्सिमम वैल्यू क्या दे बोले तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ये नई वाली कोचिंग डिजिटल कोड लगा वही लगेगा है। वही लगेगा। हम लोग वही शिफ्ट करेंगे पूरा प्रोसेस ही वही है हमारा।
मजा कैसे आ जाएगा मुझे ये तो बता दे, हम तो निकल जाएंगे, मजा कहाँ आ रहा है? भैया की तरफ की देखने मजा आया ना। मिनिमम वैल्यू 0। यहाँ पे प्रोजेक्टर सिस्टम करेंगे, यहाँ पे टैब से पढ़ाई करेंगे, टैब पे जो लिखेंगे वो बच्चों को सेम ऐसा लगेगा कोई स्क्रीन से प्रोजेक्टर यूज करेंगे यहाँ पे। थोड़ा में टैब पसंद नहीं आएगा ना तो चलिए, तो मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1। किसी को मूवी देख लो, कुछ भी नहीं करे तो कुछ भी, व्हाट डज इट मीन कुछ भी, मगर जो भी, अरे अरे चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम। अंधेरा करो मूवी चलाओ और मूवी है वही तो सर कितना मजा आया। एमपीएस अब लगा लो, अभी लगा लो। डेल्टा इज अपॉन डेल्टा वाई। इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ जल्दी से मुझे। इसकी इनफाइनाइट होती है, ये 0 से 1 ही है ये भी, -0 से 1, -0 -0 -0 मिनिमम डैमो हो जाता है, याद तो था। जज्बात को दिखाई हमने, सेविंग की वैल्यू पहचान ना भाई मुझे। -20 -10 0 10 और सभी लेवल पे जो गैप आ रहा था वो कितना आ रहा था 10 का और इनकम में सभी लेवल पे कितने का गैप था 50 का। भाई पॉजिटिव नेगेटिव तो कुछ नहीं दिख रहा है। अगर आप 10 को 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, ये भी ठीक है। अब क्या कभी ऐसा हो सकता है चेंज इन इनकम बराबर चेंज इन सेविंग, पॉसिबल है? अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए तो एमपीएस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ऐसा पॉसिबल नहीं तो ये वैल्यू भी इक्वल 0 to less than 1, इसका मतलब क्या हो गई इसकी लिमिट 0 to इसकी less लिमिट than फिर हम ऐसे ना लिख करके क्या लिखेंगे, अगर मिनिमम लिखना चाहें तो 0 और मैक्सिमम लिखना चाहें तो क्या लेस देन। सर तो हाँ अच्छा आप लोग बेटा just determination of income and employment, determination of income and employment, जिसमें हम कैलकुलेट करना सीखेंगे इक्विलिब्रियम कैसे कैलकुलेट करते हैं। गया चैप्टर एक चैप्टर और इसमें मल्टीप्लायर पढ़ेंगे, मल्टीप्लायर का मैकेनिज्म पढ़ेंगे और साथ में हम हाँ क्या बेटा अपने में पढ़ो। इनिशियल डिपॉजिट्स, टोटल डिपॉजिट, मनी क्रिएशन, हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले बात करते हैं हम ये यूनिट साइड वही है, यूनिट वही है इक्विलिब्रियम ऑफ। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, इसे उत्पादन संतुलन भी कहा जाता है, अल्पकालीन उत्पादन संतुलन, शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम ऑफ। तो कहते हैं कि ये कोई लेवल है या कोई ये सिचुएशन है जिस पर एक इकोनॉमी में एडी किसके इक्वल होना चाहिए, एएस के इक्वल होना चाहिए। ऐसा एक लेवल, ऐसी एक सिचुएशन जिसमें एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होना चाहिए, और इस लेवल को हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार स्तर। एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट जहां पर एग्रीगेट डिमांड किसके, एग्रीगेट सप्लाई। लेकिन जब हम देखें तो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स होते हैं C प्लस I और AS के कंपोनेंट होते हैं Y, लेकिन Y के खुद कंपोनेंट्स क्या होते हैं, C प्लस S। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। और अगर आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की तरफ चलेंगे, और अभी जस्ट हमने लिखा AD इज इक्वल टू AS होता है, तो AD के कंपोनेंट्स क्या हो गए, C प्लस I, और AS के कंपोनेंट्स क्या हो गए, C प्लस S। C से C कैंसिल हो गया तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, S हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम है वो दो लेवल पर मिलेगा, या इक्विलिब्रियम इनकम, या जिस इनकम की हम बात कर रहे हैं, हम एक इनकम निकालना चाहते हैं। कैसे इनकम निकालने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में,
जिस लेवल पर उस इनकम के स्तर पर AD इज इक्वल टू AS होगा और इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल होगा, सेविंग के। तो हम इन दोनों लेवलों की हेल्प से किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इनकम की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहिए। अभी तक हमें इनकम गिवन थी, AD के C निकाल लेते हैं, I निकाल लेते हैं, S निकाल लेते हैं, लेकिन अब हमें क्या करेंगे, इनमें से बोला गया होगा कि यू आर इन इक्विलिब्रियम, आप इक्विलिब्रियम में हैं, AD दिया है, AS दिया है, आपको इनकी वैल्यू निकालनी है, तो हम इसके साथ चलेंगे, ठीक है। और अगर हम पहले अप्रोच की बात करें तो फर्स्ट अप्रोच कह रहा है कि AD इज इक्वल टू AS होना चाहिए। इट मींस एक ऐसा लेवल जिस लेवल पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, एग्रीगेट सप्लाई। इसकी डेफिनेशन मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूं, बट अभी मैं आपको यहाँ पर ग्राफ्स के थ्रू दिखाना चाहूंगा कि AD और AS क्या है। बात करते हैं इनकम, कंजप्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, AD और साथ में क्या, AS। इनकम 0, 50, 100, 150 और 200। जीरो इनकम पर हम 20 खर्च कर रहे थे, 60 कर रहे थे, 100 कर रहे थे, 140 कर रहे थे, 180 कर रहे थे। जब जीरो इनकम 20 खर्च किया तो पैसे कहाँ से लिए, सेविंग में से। और आप देख पा रहे हैं जब खर्चे ज्यादा हैं और इनकम कम है तो हमारी सेविंग नेगेटिव है, फिर खर्चे और कंजप्शन इक्वल हुए तो सेविंग 0 हो गई, और जब इनकम ज्यादा हुआ कंजप्शन कम हुआ तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर I की, तो I जो है उसे आप I बार से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ना लेकर के हम कौन सी इन्वेस्टमेंट लेते हैं, बोलो कौन सी लेते हैं, हम ऑटोनॉमस ही लेते हैं ना भाई। कौन सी लेते हैं हम, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, किससे, बोलो, इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम से, जिसका इनकम से कोई संबंध नहीं होता। इनकम बढ़े, लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ करनी है तो आप इन्वेस्टमेंट कितनी करेंगे, 10 करोड़ ही करेंगे। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट जो हर लेवल पे कांस्टेंट रहती है, इसमें कोई चीज नहीं होता इनकम के बढ़ने से, उसे आप ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, इनकम के चेंज होने पर कोई भी चेंज नहीं होगा। अब आप देखें AD कैसे मिलेगा, C प्लस I से, C और I को ऐड करेंगे, 30, 70, we got the 110, 150 and 190। नेक्स्ट AS की बात करें तो AS किसके इक्वल है, इनकम के इक्वल है। आप C प्लस S भी कर सकते हैं, तो S ना करने से अच्छा क्या लिख दो, इनकम की वैल्यू लिख दो, 0, 50, 100, 150 and 200। Then we get a level, हमें एक ऐसा लेवल मिला जहां पर AD is equal to क्या है, इक्वल। तो मैंने आपको पहले कहा था कि AD अगर AS के इक्वल होगा तो उस लेवल पे जो हमारी इनकम होगी वो इनकम कौन सी कहलाएगी, इक्विलिब्रियम इनकम कहलाएगी। तो कौन सी इनकम है हमारी इक्विलिब्रियम की, 150 हमारी इक्विलिब्रियम इनकम है। और देखो इसी लेवल पर कौन साथ में इक्वल चलेगा, I और S के इक्वल चलेगा। मतलब जिस लेवल पर AD/AS के इक्वल है उसी लेवल पर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग भी होगा, कंफर्म है। सब चीज यूज हो गई, बस कंजप्शन है, ठीक है, खत्म हो गया बस। उस लाइन की सब चीज यूज हो रहा है। एक ही ग्राफ में दोनों चीजें आ गई, आई आ गई, ऐसा ही है। सबका जवाब ऊपर डालो क्या हो रहा है, चलिए, अरे वो बाहर से हो रहा तो AD, AS, Y और GDP। सेंटर से क्या है, AS है, और ये क्या है, AD है। दोनों ने कट करा, वो इक्विलिब्रियम है, और जिस लेवल पे कट करा उस लेवल पर हमें एक इनकम मिली थी जिसे आपने क्या नाम दिया था, इक्विलिब्रियम इनकम नाम दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर 3 पॉइंट बनते हैं, तो ये वाला पॉइंट बन रहा है, एक ये पॉइंट बन रहा है और एक ये है। ये वाला पॉइंट क्या है, AD ज्यादा है, AS कम, तो AD इज ग्रेटर देन किससे, AS से। ये पोर्शन क्या, AD इज इक्वल टू AS, और ये पोर्शन क्या, AS इज ग्रेटर देन AD। तो आपका होमवर्क है AD और AS पे वर्क करेंगे। क्या है ये, कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब कैसे डिफाइन करेंगे इनको आप, सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, मेजर्स लिखने, इसको कैसे करेक्ट करेंगे। साथ में आप लोग इन्वेस्टमेंट वाला भी देखो, एक साथ में खत्म करो सब कुछ। आपको इन्हें सॉल्यूशन भी लिखने हैं, प्रॉब्लम भी लिखनी है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी आप इसे इग्नोर कर दें।
जो ब्रैकेट में ऊपर ब्लू पेन से इधर ये बेटा, saving ये बहुत मोस्ट ये इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल इक्विलिब्रियम और जिस लेवल पे इक्वल वो वो इनकम। आते ही है फिर। अरे भाई। ठीक है बेटा, देखो ये सेम लेवल पे हुए हैं। सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर भी 2 पॉइंट जनरेट हो रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला पॉइंट। ये क्या है, सेविंग इज ग्रेटर देन किससे, इन्वेस्टमेंट से, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग से। और इस लेवल की बात करें तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू किससे, सेविंग्स। हमें ये तो पढ़ ही लिया कि इक्विलिब्रियम है, लेकिन हमें ये और ये जो दो नए पॉइंट बने ना, ये भी साथ में पढ़ने हैं। एक तो पहला ये और दूसरा ये आपका फिर से होमवर्क है, ध्यान रखेंगे, ये आप घर से करेंगे। लिख लीजिए इसको सभी को, चैप्टर खत्म है, इसके बाद हम एमपीसी पढ़ेंगे सीधा बस। हमने पूरा नहीं पढ़ा। पूरा नहीं पढ़ तो लिया था। एमपीसी का उसका मल्टीप्लायर पढ़ेंगे, मल्टीप्लायर का प्रयोग पढ़ेंगे बस सर। तो अब हमारे लिए बचा है बस मल्टीप्लायर और मल्टीप्लायर का इफेक्ट। चलो रह रहे कि क्यों हंसी आती रहती है तुझे? तू ठीक रहना, मानने की सबसे तुम ठीक रहती है, क्या होता है? बैठा हुआ ही कर रहा है, देख क्यों क्यों कर रहा है, अभी कर रहा है। फोन चेक करने के बाद करा। फोन चेक किया था। क्या बोल रही है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जैसे निवेश गुणा जैसे बोलते हैं, अच्छा क्या शो करता है ये भी हमें रेशियो को शो करता है। तो एक बार ये क्या बच्चे करे, इसके बीच के रेशियो बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट के रेशियो को शो करना है, ठीक है। और इसे डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय के, और फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। यहीं से अगर देखें तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, और हम इसका करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने में हमें डेल्टा आई इंटू के बराबर डेल्टा वाई। मतलब क्या हुआ कि मैं जितनी से भी इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो उसमें सपोज अगर मैंने 100 करोड़ से इन्वेस्टमेंट करी और इनकम 500 करोड़ हुई है, तो जितना भी ये चेंजेस इनकम में हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, मल्टीप्लायर की वजह से, के की वजह से। तो इट मींस अगर हम देखें तो हमें के की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिल रही है, 5 मिल रही है। तो 5 मतलब वह अमाउंट जो क्या होती है, जो इन्वेस्टमेंट के साथ मल्टीप्लाई होती है, और जिसके मल्टीप्लाई होने से हमें क्या मिलती है, हमें इनकम में होने वाला चेंज मिलता है। ठीक है, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन रखते हैं, इसमें कह रहा है कि एक इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट को 1500 करोड़ से बढ़ा दिया गया, और आपको इनकम 1500 करोड़ बढ़ाने से इनकम में जो चेंज हुआ वो 4500 करोड़ का चेंज हुआ है। आपको के कैलकुलेट करना है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई है, 4500 नीचे 1500, सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 3। मतलब के की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं कि यहाँ पर हमसे पूछा जाता है के और एनपीसी का क्या रिलेशनशिप है। के और एनपीसी में क्या रिलेशनशिप है, इसके लिए आप याद रखिए कि k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एनपीसी होता है। अब क्या रिलेशनशिप है, कोई बताना चाहेगा? यदि मान लो एनपीसी की वैल्यू 0 हो जाए, किसकी वैल्यू 0 हो जाए, एनपीसी। अगर यहाँ पे 0 रख दिया है तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और सपोज अगर एनपीसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, राइज हो जाए, तो k की वैल्यू क्या होगी, राइज होगी डिक्रीज होगी, बताओ जल्दी से। ये बढ़ेगी और डिक्रीज हुई है। एमपीएस राइज होगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या लग रहा है, डिक्रीज लग रहा है?
पूछ रहे हैं एक बार। हंसते क्यों हो? पूछ रहे हैं क्यों? हाँ भाई FPS, राइट हो गई भैया, से डिवाइड होगा। रिकॉर्डिंग हो गया। ये क्वेश्चन चल रही है। अभी चलाएगी 40 सेकंड की हुई है बस। चलिए प्रूव करते हैं। 1/1 माइनस 0.2 रखा, सॉल्व करा तो कितनी वैल्यू आई? 10/8। इसे सॉल्व करके कोई बताओ कितनी वैल्यू आएगी? 1.2 पॉइंट समथिंग। ये बने आई है। ये पोर्शन समझ आया? माइनस करा 0.8 आया, डेसिमल का 0 10 डिवाइड करा, ये आ चुका है। अब सपोज मैंने यहाँ पर MPC की वैल्यू चेंज करके 0.5 रख दी, बढ़ा दी, तो 1/, क्या होना चाहिए? 0.5 होना चाहिए। 0 तो k की वैल्यू क्या हो गई? 2। इसका मतलब a की वैल्यू भी क्या हो गई? राइज। मैंने बोला ना पहले डिक्रीज कर पहले सुनाई नहीं दी। लग रहा मुझे डिक्रीज होगा। और MPC की वैल्यू का रिड्यूस हो जाएगी, तो k की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? रिड्यूस। बस खत्म। फिर एक और रिलेशन, अरे रुक जा भाई, फिर एक और रिलेशनशिप आता है k और MPS में, और यहाँ पर फॉर्मूला होता है k = 1/MP(s). तो यहाँ पर याद रखेंगे अगर MPS की वैल्यू 0 हुई तो k की वैल्यू क्या हुई? इनफाइनाइट। और अगर MPS की वैल्यू बढ़ेगी तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉल हो जाएगी। और अगर MPS की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, फॉल हो रही है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? राइज हो जाएगी। भैया कल सर क्लास हो गई ना, ऐसी 4-5 घंटे वाली। ये सब नेगेटिव में तो अंदर वाली कुर्सी निकलवा के यहाँ पे रखवा लेंगे। नेगेटिव में चलेगा। ये पैरों में दर्द है है ना भैया? भैया या तो अंदर वाली कुर्सी बाहर या तेरा मंदिर। इन्हें हटा के तर्रे बिछाने ऐसा कर लो सर, ये भी सही है। क्योंकि पैरों से लेके ऊपर तक का मामला सब सुन हो जाता है। पूरा सुन हो गया, सुन हो गया, हो के जाता है, अब तो हो गया। लिखो न्यूटन से वो हो रहा है तो चाहिए और तुम लोग पिट जाओगे मुझसे तो। अरे रुक तो सही भाई, उतावला से चला। एक्सेस डिमांड, ठीक है? वो एक्सेस सप्लाई होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसी सिचुएशन की जहां पर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, किससे? एग्रीगेट सप्लाई से। पता है सर हमें डायग्राम बताइए कैसे बनेगा? यहाँ से दिखता है यहाँ पर। बताइए। बस काफी। अब ये जो अंदर अंदर का वो तो ये है AD, ये नया, ये जो इक्विलिब्रियम होगा। ये बढ़ गया। पता था ये? पता था? बताया तो था। फिर ये जो इंक्रीज हुआ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सेस डिमांड। हो क्या रहा है? अब देखो ध्यान से, आपने दो वर्ड पढ़े होंगे, एक एक्चुअल डिमांड और एक प्लांट डिमांड पढ़कर आप चल रहे होंगे। बेटा ये जो लेवल है E लेवल, जिस पर AD = AS है, ये हमारा प्लांट डिमांड, प्लांट लेवल है कि इस लेवल पर हम चाह रहे हैं कि इतनी डिमांड होनी चाहिए सप्लाई के ऊपर। लेकिन जो E1 लेवल है, E1 लेवल पर AD AS की जो बराबर आया है, ये आया है हमारा एक्चुअल डिमांड। मतलब हम प्लान कर रहे थे कि 150 = 150 होना चाहिए, लेकिन वास्तव में 200 बराबर किसके हो गया? 200। दैट इज एक्चुअल डिमांड। ठीक है? तो जब अब यहां से क्या निकल कर आएगा? जब प्लांट डिमांड कम हो जाता है और एक्चुअल डिमांड ज्यादा हो जाता है, तो इस सिचुएशन को क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं एक्सेस। ये है लॉजिक। क्या हुआ? वास्तविक मान और नियोजित मान, जिसे आप एक्सपोज्ड एग्रीगेट डिमांड और एक्सेंट एग्रीगेट डिमांड तुम्हारे लॉ से मेरा क्या है? अरे अब बेटा कॉजेस पूछता है कि एक्सेस डिमांड क्यों हो रहा है, क्या रीजन है इसके? तो इसके कॉजेस हम लिखेंगे। कॉजेस जैसे KD किससे मिलकर बना है? C + I + G + X - M से मिलकर बना है। तो पहला कॉज है राइज इन कंजप्शन।
अगर कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दूसरा, राइज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। थर्ड, राइज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। फोर्थ, राइज इन एक्सपोर्ट्स, अगर एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे तो। फिफ्थ होगा रिडक्शन या डिक्रीज इन इंपोर्ट्स। जितने भी प्लस होने वाले आइटम है उनको बढ़ा दो और जो माइनस वाला आइटम है उसको क्या कर दो? घटा दो। इन्हीं की वजह से किस पर इफेक्ट हुआ? एडी पर इफेक्ट हुआ, क्योंकि एडी किससे मिलकर बना है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन। अगर इसमें से किसी भी एक कंपोनेंट में चेंज होगा तो किसमें चेंज हो जाएगा? एडी में। तो एडी में चेंज होने के कॉजेज हैं ये, ठीक है। एक कॉज और लिख रहा हूं मैं, जिसे बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड ज्यादा बढ़ रहा है तो इसके लिए लिखेंगे आप रिडक्शन इन टैक्स रेट। अगर टैक्स रेट घटा दिए जाएंगे तब भी लोगों की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दीज आर द कॉजेज। उसके बाद हमसे पूछता है मेजर्स टू सॉल्व एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड को सॉल्व करने के मेजर्स क्या क्या हैं? तो देयर आर द टू मेजर्स। कितने मेजर्स हैं? दो। कौन कौन सा? पहला फिस्कल और दूसरा कौन सा? मॉनेटरी। पहला राजकोषीय, दूसरा मौद्रिक। फिस्कल मेजर्स कौन अडॉप्ट करता है? अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट, सरकार द्वारा। और ये कौन अडॉप्ट करता है? अडॉप्टेड बाय सेंट्रल बैंक या आरबीआई। अब ये कौन से क्या मेजर हैं देखें ध्यान से। पहला है फिस्कल और दूसरा है मॉनेटरी। लेकिन मॉनेटरी के भी कितने पार्ट हो जाते हैं? दो पार्ट। कौन कौन सा? पहला क्वांटिटेटिव और दूसरा क्वालिटेटिव। मात्रात्मक और गुणात्मक। फिस्कल में अगर हम चले तो फिस्कल में आएंगे, सबसे पहले आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्या आता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। फिर क्या आते हैं? टैक्स रेट। और फिर क्या आते हैं? पब्लिक बोरोइंग्स। फिर क्या आते हैं? पब्लिक बोरोइंग्स। अब ध्यान से देखो, ऑलरेडी डिमांड क्या है? ज्यादा, आपको कम करनी है। तो सरकार अपने खर्चों को क्या करेगी? टैक्स रेट को क्या करेगी? और पब्लिक बोरोइंग्स को क्या कर देगी? ठीक है जी। आइए अब यहाँ पर क्वालिटेटिव मेजर्स की अगर हम बात करें तो क्वालिटेटिव मेजर्स में आते हैं क्वांटिटेटिव में सीआरआर, एसएलआर। हाँ तो वही है, वहीं से आता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशंस। और कौन सा था? बैंक रेट। अब ऑलरेडी क्या है आपकी इकोनॉमी में? एक्सेस डिमांड। क्या है इकोनॉमी में? एक्सेस डिमांड। तो सभी रेटों को क्या कर दिया जाएगा? बढ़ा दिया जाएगा। जिससे रेट बढ़ेंगे तो सप्लाई कम होगी। और एक्सेस डिमांड के केस में मार्केट से हम सिक्योरिटीज को क्या कर देंगे? सोल्ड कर देंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या कर देंगे? सोल्ड कर देंगे। सोल्ड करेंगे, लोगों के पैसे हमारे पास आ जाएंगे। इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें आते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट, दूसरा क्रेडिट ऑफ राशनिंग, और तीसरा है मोरल सुएसन। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? लोन लेने वाला अमाउंट और जमा करने वाली सिक्योरिटी के बीच का डिफरेंस मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है। जब एक्सेस डिमांड होती है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या कर देते हैं?
बढ़ा देते हैं। फिक्स क्रेडिट ऑफ राशनिंग का मतलब होता है कि आरबीआई कॉमर्शियल बैंक के लिए लिमिट फिक्स कर देगा कि आप इससे ज्यादा या इससे कम लोन नहीं ले सकते। राशनिंग का मतलब क्या होता है? राशनिंग का मतलब फिक्सिंग करना, फिक्स कर देना, क्रेडिट की लिमिट को फिक्स कर देना। तो जब एक्सेस डिमांड होगी तो इस लिमिट को क्या कर दिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा कि आप कम लोन देंगे। और मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि जो हमारे बड़े कहेंगे वो हमें मानना है। तो आरबीआई जो भी ऑर्डर देगा वो किसको मानने पड़ेंगे, कॉमर्शियल बैंक। चैप्टर खत्म है क्योंकि मैंने एक्सेस पढ़ाया, इसका सारा रिवर्स क्या हो जाएगा, डेफिसिट हो जाएगा। ये राइस वाला वर्ड यूज कर देंगे। हां सर जी असद लिखने के चांटे लेगा।